हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे ऐड स्ट्रिंग्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम देखने में तो बड़ी आसान लग रही है, बट जब कोड करते हैं बंदे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि गिवन टू नॉन निगेटिव इंटीजर, दो हमें इंटीजर दिए होंगे जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे। इसके बाद num1 एंड num2 रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करके दिया गया है। हमें इन दोनों का सम जो है उसको एज अ स्ट्रिंग में भेजना है। तो लोगों को काफ़ी आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, बट ये है नहीं बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। मान लो कि मेरे पास पहला नंबर है 11, दूसरा नंबर है 123। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 11 + 123 कितना होता है? 134। बस आपको वही आंसर में देना है। बट सीन ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि यहाँ पे 11 और 123 को आपको इंटीजर में बदलना नहीं है। अभी तक तो आसान था भाई, मेरे पास दो स्ट्रिंग दी गई हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को इंटीजर में बदल के ऐड कर दूंगा और जो मेरा इंटीजर आएगा उसको मैं स्ट्रिंग बदल के वापस कर दूंगा। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता था, बट इन्होंने कह दिया ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं इनके और क्या क्या सोल्यूशन होते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 456 है, 77 है, दोनों का सम कितना होगा? 533। आंसर आ गया है ना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर भी 0 है, आंसर कितना आ जाएगा? 0। कंस्टेंट क्या है? कंस्टेंट आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो दोनों की लेंथ है, नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे जो है 10⁴ तक जा सकती है ना। मतलब काफ़ी लंबे लंबे, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रिंग हो सकती है, मेरी नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, num1 और num2 क्योंकि दोनों डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं ना, तो इनमें सिर्फ डिजिट्स होंगी। सिंपल है। इसके बाद num1 एंड num2 डोंट हैव एनी लीडिंग जीरोस। इसका मतलब है अगर आपको यहाँ पे 19 लिखना है तो 1919 होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि आपको कह दे 019, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। ठीक है। अच्छा, बट एक चीज़ है कि अगर इसको 0 रिप्रेजेंट करना है तो 0 सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है। 1 जो है वो ऐसे करेगा, 0 1 नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन मुझसे इतना कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं, वही जो आपके दिमाग में भी आ भी रहे होंगे। ठीक है, और इसको अगर लीड कोड पे चलाओगे चल भी जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट ये सोल्यूशन है नहीं इसका कि पहले नंबर को हमने इंटीजर में बदल के रख लिया, दूसरे नंबर को इंटीजर में बदल के रख लिया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल में रख लिया और टोटल को स्ट्रिंग में बदल के वापस कर दिया, चल जाएगा। बट ऐसा करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मुझसे कह रहा था। और कुछ लोग एक लाइन में लिखना चाहेंगे कि इंटीजर ऑफ num1 प्लस इंटीजर ऑफ num2, और इसको ओवरऑल str में बदल के रिटर्न कर दिया, वन लाइनर बना दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुड यू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन बिग इंटीजर लाइब्रेरी या फिर कन्वर्टिंग द इनपुट टू इंटीजर डायरेक्टली। हमें इंटीजर में बदलना ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ा जाता है। फिर लोग सोचते हैं कि इसको करा कैसे जाएगा। तो मान लो कि हमें यहाँ पे कोई एक एग्जांपल उठाना है, तो 11 और 123 उठा लेते हैं और इसका लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने कहा यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 123 और दूसरा है यहाँ पे 11। तो जब भी ऐड करते हो तो सिंपली कैसे करते हो यार, यहाँ पे प्लस साइन लगाते हो ना, ऐसे करा। फिर आप क्या करते हो, इसका ये आखिरी एलिमेंट उठाते हो, इसका आखिरी एलिमेंट उठाते हो, दोनों को जोड़ते हो। 3 + 1 कितना? 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 4 लिख देते हो, है ना। अच्छा, कैरी कितना जाता है? देखो, अगर यहाँ पे 9 से अंदर आइटम आ रहा है इस जगह पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 से ऊपर आता है तो कैरी भी जाता है ना। अपने केस में कैरी कितना गया? 0। अच्छा, इनिशियली कैरी कितना था? 0। हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना है, अभी इंप्लीमेंट करेंगे। इनिशियली कैरी कितना होना चाहिए? 0 ना, तो अभी 0 है। अच्छा, इसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ा, आंसर मेरा 4 आया। कैरी कितना है? अभी भी 0। फिर मेरा क्या हो जाएगा? अभी अगली वैल्यू क्या आने वाली है? 2 + 1 प्लस कैरी, मतलब 2 + 1 + 0 मतलब कितना? 3। 3 आ गया। ठीक है, कैरी कितना गया? 0। फिर 1 + 0 कितना? 1, तो 134 आंसर आ गया। ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये वो है जो सिंपली हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक लगाते हैं। इसमें कुछ मैंने आपको नया नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो लॉजिक था वो मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था कि बना कैसे। अगर इसको मान लो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने को मना कर रहा है तो हम इसको सिंपली करेंगे कैसे। तो जैसा हमने आपको बताया है उसको वैसे ही करना है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या रिक्वायरमेंट होगी? मैंने कहा 129 है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे 12 है। अच्छा, ऐसा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो इनिशियली कैरी होता है वो हमारा 0 होता है, ये। ठीक है, मेरे पास दो स्ट्रिंग दी गई होंगी, ये हो गया हमारा S1 मान लो, और ये हो गई S2। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि मुझे ये 9 और 2 पकड़ना है तो मैं यहाँ पे यही तो बोलूँगा कि S1 का -1 इंडेक्स वाला एलिमेंट उठाओ और S2 का क्या करो, -1 वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट उठाओ, तभी तो हमें दो डिजिट मिल जाएंगी, 9 और 2। अच्छा, 9 और 2 मिल जाएंगी, बट ये तो हमें एज अ कैरेक्टर फॉर्म में मिलेंगे ना। इसको हम इंट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ये तो मना करा है। अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो इसको और किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा। अच्छा, हमें तुम यही बताओ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 9 है कि ये 2 है।
मान लो हम अब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर 129 दिया गया है और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि S1 स्ट्रिंग के -1 इंडेक्स पे जो डिजिट पड़ी है, मतलब मैं 9 की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है क्या ये? मुझे यही नहीं पता, क्योंकि ये तो कैरेक्टर है भाई, समझ रहे हो? तो बिना इंट फंक्शन यूज़ करके कैसे पता करोगे? इसके स्काई वैल्यूज़ है। स्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं? देखो, मैंने आपको कई जगहों पे बताया होगा कि हर एक कैरेक्टर को, है ना, जब हम प्रोग्रामिंग में स्पेसिफाई करते हैं तो स्काई वैल्यूज़ की मदद से करते हैं। जैसे कोई भी कैरेक्टर होगा उसकी एक स्काई वैल्यू होगी, ठीक है? जैसे कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 होती है, ठीक है? 0 की क्या होती है? 0 की होती है स्काई वैल्यू 48। 1 की कितनी होती है? 49, ठीक है? 2 की कितनी होती है? 50। 3 की कितनी होती है? 51, है ना? ऐसे ऐसे चलता है। ये सब क्या है? हमारे कैरेक्टर हैं। 1 2 3 डिजिट नहीं है। जो हमारा कैरेक्टर 0 है उसका 48 है स्काई वैल्यू। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इसकी क्या है, 9 की, तो देख लो, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है? 4 की क्या हो जाएगी? 4 की हो जाएगी 52। 5 की कितनी हो जाएगी? 53। 6 की कितनी हो जाएगी? 54। 7 की कितनी हो जाएगी? 55। 8 की कितनी हो जाएगी? 56। 9 की कितनी हो जाएगी? 57। क्लियर है? आपको यहाँ पे ये मैंने लिख दिया स्काई वैल्यूज़, ठीक है, ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा सकूँ कि कैसे हम लोग धीमे धीमे सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ, ये कैरेक्टर जो भी था, मुझे बताओ इसकी स्काई वैल्यू कितनी है? इसकी स्काई वैल्यू है भाई 57। स्काई वैल्यू तो निकाला जा सकता है ना, उसने हमें इंटीजर फंक्शन का यूज़ करने के लिए मना करा है, बट स्काई वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो मैंने कहा भाई 57 है। 57, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 9 है? तो मैं क्या करूँ, अब अगर हमें सिंपली पता करना होता कि 9 है तो कैसे करते हैं? 9 माइनस इनिशियल वैल्यू मतलब 0, तो हमें बदल जाते हैं 9 है। अच्छा, तो हम कहते हैं 9 की जो स्काई वैल्यू है उसमें अगर 0 के स्काई वैल्यू को मैं माइनस कर दूँ तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि ये डिजिट कौन सी है? मतलब 57 माइनस 48 कर दूँ तो क्या आंसर 9 आएगा क्या? हाँ यार, आंसर 9 आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी डिजिट को पकड़ना है और चेक करना है कि कौन सी डिजिट है, तो मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्काई वैल्यू को 0 के स्काई वैल्यू से माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा इस यहाँ पे कौन सी डिजिट पड़ी हुई है, ये कैरेक्टर कौन सी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो अपना ये वाला डाउट भी यहाँ पे क्लियर होगा कि कैसे हम लोग जो है डिजिट को पहचानेंगे बिना इंटीजर फंक्शन का यूज़ करें। तो ये भी काफ़ी सिंपल चीज़ हो गई। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ फंसे हुए थे? हम लोग का यहाँ पे एक और मेजर इशू क्या था कि जब भी हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू हमारे पहले नंबर के आखिरी डिजिट और दूसरी वैल्यू हमारे दूसरे नंबर के आखिरी डिजिट, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि इंटीजर फंक्शन वाला तो सीन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है? कैरी हमारा 0 था। अच्छा, मान लो हमारे पास एक वैल्यू 1 आ गई, या फिर कह दो डिजिट 1 आ गई पहले वाले नंबर से, फिर मेरी डिजिट 2 आ गई दूसरे वाले नंबर से। अब मुझे D1 प्लस D2 करना है, बट साथ में मुझे कैरी भी ऐड करना होगा। अच्छा, तो 9 + 2 11 और कैरी शुरुआत में 0 होता है, तो मेरा आंसर आ गया 11। इन दो को सॉल्व करने के बाद आंसर 11 आया, बट 11 में जो ये वाला 1 होता है इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं सबको उठा के मैं कैरी में भेज देता हूँ। ऐसा ही तो कुछ है। अच्छा, तो ये बताओ यहाँ पे आंसर में इस जगह पे क्या आएगा? यहाँ पर किसे आना चाहिए ये बताओ? यहाँ पे तो वही आएगा ना जो 9 + 2 करने के बाद इसकी सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगी। अच्छा, किसी भी नंबर की राइट मोस्ट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं 10 से। तो अगर मैं 11 को 10 से डिवाइड करूँ तो 10 1 जा 10, तो यहाँ पे जो 1 आया, देखो ये क्या है? लास्ट डिजिट है। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ तो उसका जो रिमाइंडर आता है वही उसकी लास्ट डिजिट होती है, तो लास्ट डिजिट हमें ऐसे मिल जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा इसकी, ये जो आंसर होगा इसकी लास्ट डिजिट जो है मुझे 10 से डिवाइड करने पे पता चल जाएगी, उसका रिमाइंडर निकाल के। अच्छा, मुझे कैरी कैसे पता चलेगा अगली बार कैरी क्या जा रहा है? मान लो मेरा आंसर आ रहा होता है 11, तो इसमें ये वाला 1 तो हमने पकड़ लिया है, उसको यहाँ पे लिख दिया है, बट कैरी में ये 1 जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं कह दूँगा भाई इसको सेम तुम 10 से जब डिवाइड करोगे तो अब इसका क्वोशिएंट देख लो, तो 10 1 जा 10, तो 1 यहाँ पे इसका जो क्वोशिएंट क्या आ रहा है 1, इसका मतलब 1 ही हमारा कैरी है। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। मान लो कि मेरा यहाँ पे 25 था, मान लो इन दो का सम 25 आ रहा था, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा 5, इस जगह पे आना चाहिए 5 और कैरी जाना चाहिए 2। तो ये 5 कैसे आएगा? 25 को 10 से डिवाइड करो, 10 2 जा 20, यहाँ पे 5 आया, 5 रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे आंसर्स के पास। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा कैरी हो जाएगा। ये चीज़ अभी क्लियर हो गई। तो अपन लोगों ने बेसिक्स के बारे में बात कर ली। अब आ जाते हैं यहाँ पे कोड पे। तो यहाँ पे सिंपली उसने वही बताया कि हम लोग को यहाँ पे 2 स्ट्रिंग दी गई हैं एज अ इनपुट और हमसे बोला गया कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे डिजिट बाई डिजिट एडिशन ही अकेला ऑप्शन बचता है।
अच्छा, num1 दिया गया स्ट्रिंग फॉर्म में, num2 दिया स्ट्रिंग फॉर्म में, हम क्या करेंगे, हमने कह दिया रिजल्ट जो भी है मेरा उसको मैं एक लिस्ट में रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे कोड देखने में काफ़ी डरावना लग रहा होगा, बट जैसा मैंने जितना आपको बताया सिर्फ उतना ही यहाँ पे लॉजिक यूज़ हुआ है। सबसे पहली चीज़ क्या है, लाइन बाई लाइन समझेंगे। कैरी हमारा 0 है। इसके बाद अब मान लो मेरा पहला नंबर है 129 और दूसरा नंबर है 53। ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यूज है हमारी, ठीक है। तो मैंने ये कह दिया ये P1 है और ये क्या है, P2 है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे पॉइंटर वाइज इनकी लास्ट डिजिट को एक्सेस करना है तो मुझे लास्ट डिजिट क्या पता चलेगी, ये है 9, ये है 3। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग कर दूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना। ये इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1। अच्छा, तो पहले वाले में इंडेक्स नंबर 2 पे लास्ट डिजिट पड़ी हुई है और दूसरे वाले नंबर पे इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी हुई है। तो इसी के लिए मैंने क्या बोला कि भाई मुझे लास्ट डिजिट को पकड़ना है ना स्ट्रिंग में, तो उनकी पोजीशंस जो है वो P1 और P2 डिसाइड करेंगे। तो P1 जो है वो अभी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2 को कर रहा है। तो मैंने वही कह दिया लेंथ ऑफ नंबर मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। तो P1 की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 2 और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब P1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंडेक्स को जहाँ पे 9 है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे P2 क्या कर रहा है, P2 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे नंबर की यहाँ पे लास्ट डिजिट को। तो यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर था 23 और दूसरा नंबर था 45, दोनों स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो P1 और P1 किसको पॉइंट आउट करेगा, ये रहा मेरा इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मुझे इसको इस तरह से लिखना, तो ये रहा इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1। तो P1 पॉइंट आउट करेगा 1 को और P2 पॉइंट आउट करेगा 1 को। मतलब P1 जो है इनडायरेक्टली इस पहले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, P2 इसको पॉइंट आउट कर रहा है, 3 को और 5 को। अच्छा, 3 और 5 में हमने कैलकुलेशन करी, इसके बाद P1 एक कम हो जाएगा। P1 कहाँ आ जाएगा, P1 की वैल्यू हो जाएगी अब 0, ठीक है। P1 इसको पॉइंट आउट करने लगेगा और P2 किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, एक कदम वो भी पीछे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को एक एक डिजिट उठानी है ना। तो P1 P2 जो है सिर्फ पॉइंटर है, जो पॉइंटर नहीं कह सकते एग्जैक्टली, मतलब पॉइंट कर रहे हैं उन इंडेक्स को। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे कह दूँ कि भाई ये अगर 0 से मान लो, अच्छा हमने 2 और 4 को ऐड कर दिया, तो P1 जो है आप किसको पॉइंट आउट करेगा, और पीछे आ जाएगा एक कदम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और P2 के लिए और पीछे आ जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब है जब P1 या P2, इन दो P1 या P2 जो हमारे पॉइंट कर रहे हैं हमारे नंबर की कौन से इंडेक्स पे हमारा डिजिट है, मतलब कौन से डिजिट को हमें इंडेक्स वाइज एक्सेस करना है, यही तो हमारा P1 P2 का काम है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब तक इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दोनों की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम किसी वैलिड डिजिट पे हैं। अगर हम कह देंगे मान लो कि P1 में सिर्फ एक डिजिट पड़ी है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ P1 में कह सकते हो कि यहाँ पे P1 पॉइंट आउट कर रहा है 0th इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पड़ा है, 2 को हमने किसी के साथ भी ऐड करा होगा। इसके बाद P1 की वैल्यू, अब हमें क्या चाहिए, इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट चाहिए ना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या पड़ा होगा, ये P1 को हमें एक कदम पीछे करना पड़ेगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक P1 और P2 दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मेरे पास वैलिड डिजिट हमें मिल सकती है P1 या P2 पोजीशन पे। तो हम कहते क्या है, सिंपली हम क्या कहते हैं, मैंने कह दिया कि पहले देखो कि वहाँ पे कैरेक्टर कौन सा पड़ा है। कैरेक्टर निकालने के लिए नंबर के P1 पे चेक कर लो, ठीक है। P1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, कौन सा कैरेक्टर पड़ा है, मान लो 9 है, तो मैं उसका स्काई निकालूंगा। स्काई निकालने के लिए ऑइड फंक्शन, और फिर मुझे पता करना है कौन सा कैरेक्टर है, तो कैसे पता करेंगे, स्काई ऑफ 9 माइनस स्काई ऑफ 0, सही बात है। अच्छा, अब अगर मेरा P1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर मेरा P1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा x1 क्या हो जाएगा, x1 क्या है, ये मेरा 9 है। मतलब ये जो मैं एक एक डिजिट निकालता हूँ ना आखिर से, इनको x1 x2 में स्टोर कर लेता हूँ। x1 में क्या स्टोर होगा, पहले वाले नंबर की आखिरी डिजिट, और x2 में क्या स्टोर होगा, दूसरे वाले नंबर की आखिरी डिजिट। P1 में क्या स्टोर होगा, P1 में पहले वाले नंबर की आखिरी डिजिट का इंडेक्स, और P2 में क्या स्टोर होगा, दूसरे वाले नंबर की आखिरी डिजिट का इंडेक्स। समझ रहा हो। तो यहाँ पे हमारा सेव है, P1 में 2, P2 में 1, x1 में आ गया मेरा 9 और x2 में आ गया 3। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो कि P1 मेरा खाली होता, तो यहाँ वहाँ पे कुछ दिया ही ना होता। अच्छा, दिया ना होता तो तब हम यहाँ पे P1 की जगह 0 कर देते। तो भाई मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे सिंगल लाइनर लिखा है कि भाई इफ़ P1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब P1 जो है ये किसी इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब वहाँ पे कोई कैरेक्टर पड़ा होगा, मतलब वहाँ पे कोई डिजिट पड़ी है। अगर डिजिट पड़ी है तो उसको पता करो कि वो कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है, स्काई माइनस करके, और जो भी आंसर है उसको उठा के x1 में रख दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 0 रख दो। ये होता है हमारा वन लाइनर इफ एल्स। अच्छा, इसी तरह से हमें दूसरे वाले नंबर पे आखिरी डिजिट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई
लास्ट करेक्टर क्या है, उसको P2 पॉइंट आउट कर रहा होगा P2 इंडेक्स पे। तो मैंने कहा उसका स्काई निकालो और उसको 0 के स्काई से माइनस करो, तो हमें पता चल गया आखिरी करेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे 3 है, 3 पता चल गया। अच्छा, अब अगर मेरा P2 वैलिड है तो हमारा x2 की वैल्यू 3 हो जाए, वरना x2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x1 और x2 9 और 3 ये आ गए मेरे। अब हम क्या करते हैं, 9 + 3 करते हैं ना, तो मैंने बोला x1 + x2 करो। अब कैरी भी इनिशियली हमने 0 ले रखा था, तो हर बार कैरी भी तो ऐड करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कैरी को भी ऐड कर दे रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, ये जो वैल्यू में मैं स्टोर कर रहा हूँ, वैल्यू में क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा। जैसे कि 129 और यहाँ पे 53 है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे जो आएगा ये चीज़ जो है ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला, x1 + x2 + कैरी। अब जो भी आंसर आएगा, मान लो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 9 3 12 होता है, 12 आएगा। 12 में हमें 2 को उठा के कहाँ रखना है, वैल्यू पे, और 1 को उठा के कहाँ रखना है, कैरी पे। तो मैंने बोला कि 12 में 2 को हम कैसे निकालें, तो मैंने कहा जो भी मेरा आया है ना 12, उसका मॉडुलस निकाल लो 10 से, तो आखिरी डिजिट आ गई हमारी, वो हमारी वैल्यू में सेव हो गई। अच्छा, अब कैरी के लिए हमें 1 भेजना है, तो ये 1 क्या होता है, 1 हमारा क्वेश्चन पार्ट होता है। तो मैंने कहा सेम नंबर को वही ऐड करो कैरी के साथ और उसको डिवाइड कर दो 10 से। अब इस बार क्वेश्चन पार्ट उठा लो, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, और यहाँ पे 2 बार अगर डिवाइड का साइन यूज़ करोगे तो ये आपको क्या देता है, क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपली डिवीजन करके कैरी निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। अब वैल्यू को उठा के मैं रिजल्ट में रख दूंगा, वैल्यू को उठा के मैं रिजल्ट में रख दूंगा। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। रिजल्ट एक लिस्ट है ना। इसके बाद P1 को एक कम कर दूंगा, मतलब P1 पहले 9 को पॉइंट आउट कर रहा था, अब वो किसे पॉइंट आउट करेगा, इसे, 2 को। और P2 किसे पॉइंट आउट करेगा, 5 को। एक एक दोनों कम हो गया। अब 2 और 5 के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर बात करी थी, बिल्कुल सेम सिचुएशन वहाँ पे चल रही, कुछ भी बिल्कुल नया यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ नहीं करा हुआ है। 2 नंबर दिए गए हैं, P1 P2 पॉइंटर उन दोनों की आखिरी डिजिट को, आखिरी कैरेक्टर को पॉइंट आउट करते हैं। इसके बाद x1 x2 क्या है, हमें ये बताते हैं कि वो नंबर किस डिजिट को, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी डिजिट पड़ी हुई है एग्जैक्टली। इसके बाद हम उसका स्काई माइनस कर देते हैं, अगर हमारा वो वैलिड इंडेक्स है तो। अगर वैलिड इंडेक्स है तभी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे माइनस कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे 120 क्या था अपने, 129 और 53 था ना, तो 9 और 3 का हमने यूज़ कर लिया, मान लो एक बार लूप चल गया, ठीक है, 2 और 5 का कर लिया। बट अगली बार क्या होगा कि यहाँ पे जो P1 होगा वो तो यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, बट P2 जो है यहाँ पे खाली, P2 के पास कुछ नहीं है यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए। तो उस केस में हमारा x2 क्या होना चाहिए, अगर ये 1 है तो अपने मन से यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए ना। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर P2 अगर पॉइंट आउट कर रहा है किसी को, तो ऐसा करो उसी कैरेक्टर की डिजिट निकाल लो कि उस कैरेक्टर के सामने कौन सी डिजिट होनी चाहिए, वो कैरेक्टर कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको 0 मान लो, है ना। अच्छा, इसका मैंने इसकी वैल्यू निकाली, मॉडुलस निकाल लिया 10 से, उसकी लास्ट डिजिट आ गई, वही मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। उसके पीछे की जितनी भी डिजिट हैं वो सारी हमारी कैरी हो जाती हैं। रिजल्ट में हमने वैल्यू को रख लिया, P1 पॉइंट P2 को हमने एक एक कम कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये जब पूरा काम हो जाए तो इसका एक सिनेरियो और बचता है कि यहाँ पे मान लो होता मेरा 91 और यहाँ होता P12। तो 1 और 2 का तो मेरा आंसर यहाँ पे 3 आ जाता है, 0 कैरी होता है, 9 + 1 + 10, ठीक है, 9 + 1 10 और 10 + 0 10, तो मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि ये यहाँ पे पहले P1 P2 इनको पॉइंट आउट कर रहे थे, 1 और 2 को। इसके बाद P1 P2 9 और 1 को पॉइंट आउट कर रहा था। अब P1 P2 दोनों जो है किसी को पॉइंट आउट कर ही नहीं था। तो अगर उस केस में हमारा कुछ कैरी है, और उस केस में कुछ कैरी है, तो उस कैरी को एज इट इज़ यहाँ पे रखना पड़ता है ना। तुमको सोचो यहाँ पे अगर 1 मेरा कैरी होता तो 1 को यहाँ पे रखना पड़ता ना, 0 3 थोड़ा ना होता आंसर। तो वही मैंने बोला, अगर कैरी अभी भी कुछ बचा हुआ है ये लूप खत्म होने के बाद, इसका मतलब कि उस कैरी को एज इट इज़ यहाँ पे आखिरी में रखना है। तो मैंने कहा रिजल्ट में अपन कर दो कैरी। तो रिजल्ट में आएगा क्या, पहले 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसा। बट ये तो उल्टा ऑर्डर है ना, हमें क्या करना है, इसको सीधे ऑर्डर में करना है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा करो कि रिजल्ट तुम्हारे अंदर ही आंसर रखा हुआ है, तो मैंने कहा तुम अपने आप को रिवर्स कर लो। रिवर्स करके उस पर एक लूप चलाया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी है ये सिंपली क्या कर रही है, सबसे पहले इसको देखो, रिजल्ट को मैंने उल्टा करा, तो 3 0 1 है, ये मेरा क्या बन जाएगा 1 0 3। इसके बाद मैंने क्या करा, एक लूप चलाया 1 0 3 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले क्या हो गई, 1 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, मैंने x को स्ट्रिंग बदला, तो ये क्या हो गया, इस तरह कैरेक्टर हो गया। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 0, इसको स्ट्रिंग बदला तो ये भी कैरेक्टर बन गया। अच्छा, फिर इसका x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, इसको मैंने स्ट्रिंग बदला, दोबारा कैरेक्टर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये अंदर वाला ये लाइन देख पा रहे हो, फॉर x इन रिजल्ट कोलन -1, और उसको मैंने स्ट्रिंग बदला। ये पूरी लाइन का मतलब है कि जो मेरी लिस्ट आई है इसको मैंने कैरेक्टर्स में बदल दिया है और रिवर्स कर दिया है, ये मतलब है।
अब जब भी मेरे पास लिस्ट दी होती है पाइथन में, उसमें सारे कैरेक्टर होते हैं, उनको मुझे जोड़ना होता है आपस में, तो वहाँ पे मैं जॉइन यूज़ कर लेता हूँ। मैंने बोला इन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे जॉइन करो बिना स्पेस दिए, तो ये मेरा 103 आ जाएगा और यही मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है यहाँ पे क्वेश्चन का। जल्दी से एक बार ओवरव्यू दे लेते हैं और देख लेते हैं सीन क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे कैरी की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 0 है। कैरी की वैल्यू 0 है। P1 जो है हमारा पॉइंटर है, जो इंडेक्स हमारा पॉइंटर कह सकते हो, इंडेक्स में बोल रहा हूँ। पॉइंटर का मतलब बोले पॉइंटर ना समझ लेना, जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 क्या है, हमारा पॉइंट आउट कर रहा है हमारे इंडेक्स को। यहाँ पे P1 ने हमारे इंडेक्स को पॉइंट आउट करा। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों की वैलिडिटी चेक करनी है। अगर ये दोनों वैलिड कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन निकाल लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी डिजिट है, दोनों की x1 x2 आ जाएगा, ऐड कर देंगे कैरी के साथ, मॉडुलस निकाल लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा वैल्यू पार्ट और क्वेश्चन आ जाएगा मेरा कैरी पार्ट। आंसर को वैल्यू को उठाकर रिजल्ट में रख देंगे, P1 P2 को एक एक कम कर देंगे। मान लो P1 P2 दोनों एक साथ कभी खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे मान लो कुछ कैरी बचा होगा, तो अगर कैरी बचा होगा लास्ट में बिल्कुल, तो रिजल्ट में अपेंड कर देंगे कैरी को और सिंपली स्ट्रिंग को रिवर्स करके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे कैरेक्टर में बदल के पूरा। तो यही मेरा ओवरऑल यहाँ पे सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो ये वाला सोल्यूशन ही आपको करना है वहाँ पे लीड कोड पे, तो इसको खुद से एक बार ट्राई करना, बाकी नहीं आता है तभी जाके इसका कोड यहाँ पे देख के फिर उधर कॉपी करना। तो मेरे ख्याल से भी आपको ये कोड अच्छे समझ में आ गया होगा।